नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऋषिकेश एम्स पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने सबसे पहले बाल रोग चिकित्सा विभाग में नवनिर्मित पीडियाट्रिक आईसीयू का शुभारंभ किया। इसके बाद उन्होंने एम्स में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऋषिकेश एम्स का लाभ उत्तराखंड की ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य यूपी और आसपास के राज्यों को भी मिल रहा है। जल्द ही एम्स का सैटेलाइट कुआमाऊ क्षेत्र में भी बनकर तैयार हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने का मौका मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि एम्स के अंदर बाल रोग चिकित्सा विभाग की पीडियाट्रिक आईसीयू का शुभारंभ होने से गंभीर बीमारी से पीड़ित बच्चों को त्वरित और बेहतर इलाज मिल पाएगा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार बढ़ोतरी हुई है। काफ़ी गुना एम्स भी बढ़े हैं, काफ़ी चीज़ें हुई हैं। वहीं एम्स ऋषिकेश हमारा आज यहाँ पर पीकू बेड छोटे बच्चों के लिए आईसीयू बेड का जो यहाँ पर आज उद्घाटन हुआ है, उससे लगभग हमारे पूरे उत्तराखंड समेत आसपास के क्षेत्र के सभी लोगों को इसका सेवा का अवसर मिलेगा। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में परीक्षा घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काफी गंभीरता से लिया। सीएम धामी ने सचिवालय में भर्ती घोटाले के संबंध में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। सीएम ने कहा कि पुलिस की जांच में और तेजी लाई जाए और दोषियों को चिन्हित कर उनकी गिरफ्तारी और अवैध संपत्ति को जब्त करने और गैंगस्टर एक्ट व पीएमएलए में कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि जिन परीक्षाओं में गड़बड़ी के साक्ष्य मिले हैं उन्हें निरस्त कर सिरे से चयन प्रक्रिया शुरू की जाए। साथ ही जो परीक्षाएं साफ सुथरे ढंग से गतिमान हैं उन्हें सुचारू रूप से समय पर संपन्न कराया जाए। जिन परीक्षाओं के माध्यम से दागी व्यक्तियों को नियुक्ति मिली है उनकी नियुक्ति निरस्त कर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए। आयोग सुचारू रूप से चलाने के लिए वहां यथाशीघ्र एक अध्यक्ष की नियुक्ति की जाए। मुख्यमंत्री ने भर्ती प्रक्रिया में उजागर हुई कमियों पर कड़ा रुख अपनाते हुए सभी दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलवाने पर बल दिया। इस बैठक में मुख्य सचिव डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू, अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार, विशेष प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री अभिनव कुमार और सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगोली उपस्थित रहे। युवाओं को क्या संदेश है? देखिए, एक तो क्या है कि हमने कहा है कि भ्रष्टाचार पर हम कतई भी कोई समझौता नहीं करने वाले हैं। चाहे कोई भी इसमें इन्वॉल्व होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। दूसरा, जो एक ये जघन्य मैं कहूंगा कि एक तरह से ये बहुत संगठित रूप से जो ये अपराध हुआ है, इस अपराध को पूरी तरह से इसको खोलना, इसको लोगों को, जो लोग इसमें शामिल हैं उनको जेल के अंदर डालना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। अगली खबर का रुख करते हैं। यूकेएस एसएससी के मामले में एसटीएफ ने एक और गिरफ्तारी की है। अब पेपर लीक मामले में अधिकारी भी गिरफ्त में आ रहे हैं। आपको बता दें कि पंतनगर विश्वविद्यालय के रिटायर्ड एईओ को एसटीएफ ने मामले में शामिल पाया, जिसको लेकर यह गिरफ्तारी की गई है। बता दें कि साल 2006 से लेकर 2016 तक पंतनगर यूनिवर्सिटी में रिटायर्ड एईओ दिनेश चंद्र जोशी कार्यरत थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी यहां पर साफ नजर आ रही है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि इस मामले में सम्मिलित किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे उसकी पहुंच ऊपर तक ही क्यों न हो। रिटायर्ड अफसर की गिरफ्तारी के बाद अब इस परीक्षा में शामिल और लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। अब देखना यह होगा कि एसटीएफ की टीम कब तक इस मामले की जड़ तक पहुंचती है। देखिए, पुलिस कस्टडी रिमांड एक योजना का पार्ट होता है जहां पुलिस को ऐसा लगता है कि कोई महत्वपूर्ण साक्ष्य और जो विकसित दौरान उसको मिल जाएगा तो न्यायालय की परमिशन से होता है। तो बहुत ज्यादा इसमें बताया जाना उचित नहीं होगा, लेकिन हाँ, ये जो पीसीआर लिया था उससे बहुत सारी महत्वपूर्ण कड़ियों को, साक्ष्यों को जोड़ने में हमें सफलता मिली है, जिससे न्यायालय में हमारा केस जो है ज्यादा मजबूत हो सके।
प्रदेश की राजधानी देहरादून से अल्मोड़ा के लिए हेली सेवा को नैनीताल के खराब मौसम के कारण स्थगित करना पड़ा। आपको बता दें कि इस हेली सेवा का प्रदेश की राजधानी के साथ ही जिले के लोग भी काफी समय से इंतजार कर रहे थे। हेली सेवा को प्रदेश के सीएम ने देहरादून से फ्लैग ऑफ किया, लेकिन नैनीताल के खराब मौसम के चलते यह उड़ान अल्मोड़ा नहीं पहुंच पाई। हेली सेवा के शुभारंभ के स्वागत के लिए अल्मोड़ा जिला प्रशासन ने भी पूरी तैयारियां की थी और इसके स्वागत के लिए छोलिया नृत्य की टीम भी बुलाई गई थी। हेली सेवा के शुभारंभ को देखने के लिए मौके पर लोगों की काफी भीड़ उमड़ी थी, लेकिन उड़ान कैंसिल होने पर तैयारियां धरी की धरी रह गईं और इस कार्यक्रम को देखने आए स्थानीय लोगों को भी मायूस होना पड़ा। हेली सेवा के शुभारंभ को लेकर हेलीपैड पहुंचे स्थानीय विधायक मनोज तिवारी ने उड़ान कैंसिल होने पर प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार की व्यवस्थाएं ही खराब हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार में यह हेलीपैड बनाया गया था, लेकिन यह सेवा उस वक्त हम शुरू नहीं कर पाए थे। वर्तमान सरकार ने इसको शुरू करने का आश्वासन दिया था, लेकिन उड़ान आज अंतिम समय में पंतनगर से कैंसिल कर दी गई, जिससे लोगों में काफी मायूसी है। वह उन्होंने कहा कि इसका किराया काफी रखा गया है जो आम लोगों की पहुंच से काफी दूर है। वहीं बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा ने कहा कि सरकार ने यह सेवा पहाड़ों में शुरू की है, जिसका पहाड़ के लोगों को काफी फायदा मिलेगा। मौसम की खराबी से इसका शुभारंभ नहीं हो पाया, लेकिन जल्द ही यह सेवा शुरू की जाएगी और किराए को कम करने के लिए वो जल्द ही प्रदेश सरकार से बात करेंगे। चुनाव से पहले जनता से वादा किया था कि हम उड़ान योजना के तहत पूरे उत्तराखंड में ऐसी छोटी छोटी हवाई सेवाएं, हेली सेवाएं प्रारंभ करेंगे, जिससे लोगों को सुविधा मिल सके। और वो सौभाग्य का दिन आज आ भी गया। देहरादून से उसका शुभारंभ हुआ, हल्द्वानी आकर फिर पंतनगर गया। तो और बताते हैं कि मौसम की गड़बड़ी के कारण वो अल्मोड़ा तक नहीं पहुंच पाया। थोड़ा हम लोग निराश हैं, स्वाभाविक है, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि बहुत अच्छी तरह से सुव्यवस्थित तरीके से ये सेवा प्रारंभ हुई। उधर राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क की जमीन पर दुकान बनाकर किराए पर देकर रकम वसूलने के आरोप में कोर्ट के आदेश पर शहर कोतवाली पुलिस ने मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट से जुड़ी 3 लोगों के खिलाफ मारपीट समेत कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। बता दें कि कोर्ट को दिए प्रार्थना पत्र में जीएमएस रोड इंदिरापुरम देहरादून की रहने वाली महिला शशि ठाकुर ने बताया कि उसके चाचा रामा को मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट ने कैंपस में एक दुकान कैंटीन के लिए किराए पर दी थी, जिसका सालाना किराया उसके चाचा अदा करते थे। वहीं आरोप है कि मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट ने राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क की भूमि पर 20 अवैध दुकानें बनाकर उसके और कई लोगों से रकम वसूलकर धोखाधड़ी की है। हरिद्वार की सीओ मनोज कुमार ठाकुर ने बताया कि कोर्ट ने मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के मुख्य पुजारी सहित 2 लोगों पर शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 19 में जो है मनसा देवी मंदिर का मैं प्रेसिडेंट बना हूं। और ये जो दुकानों की वाली बात है, दुकान जो है 1940 की बनी है, आज की नहीं बनी है, आजादी से पहले की दुकानें बनी है। और जब नगर निगम यहाँ था 1960 में उनके पास नगर निगम की रसीदें हैं। इसमें मेरा क्या दोष है? इसमें हमारा क्या दोष है? बस दोष ये है कि वो देखते मनसा देवी मंदिर है और बाबा को फंसाएंगे, बाबा से पैसा लेंगे, ये उनका काम है। देखिए, ये अभी 156(3) में हमें न्यायालय का आदेश प्राप्त हुआ था, जिसमें मनसा देवी ट्रस्ट के कुछ लोगों के ऊपर मुकदमा पंजीकृत हुआ है। ये जिन लोगों पे आरोप लगाया गया था, जिन्होंने घटना कारित करी है, 4 अप्रैल की घटना थी, जिसमें मुख्य पुजारी सुरेश तिवारी, अपना बिंदु गिरी और अपना द्वारिका मिश्रा जी पे मुकदमा पंजीकृत हुआ है। धारा 447, 323, 54, 56 में पंजीकृत किया गया। और अब खबर एम्बुलेंस चालकों को लेकर है, जो कि अब एम्बुलेंस चालक मरीजों के तीमारदारों से मनमाने दाम नहीं ले सकेंगे, क्योंकि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एआरटीओ रुड़की द्वारा सड़कों पर दौड़ने वाली एम्बुलेंस के रेट निर्धारित कर दिए हैं। जो एम्बुलेंस चालक एआरटीओ द्वारा निर्धारित रेट के अनुसार ही किराया वसूल सकेंगे। साथ ही एआरटीओ कुलवंत सिंह ने मीडिया को बताया कि जो रेट उप संभागीय विभाग द्वारा तय किए गए हैं, उन्हीं के अनुसार अब एम्बुलेंस चालक किराया वसूल सकेंगे और इसका प्रचार प्रसार जगह जगह बैनर लगाकर किया जा रहा है। वहीं प्रत्येक एम्बुलेंस पर भी इस
प्रकार के बैनर लगाए जा रहे हैं। अक्सर शिकायत मिलती थी कि एम्बुलेंस ड्राइवर कई बार मरीजों की मजबूरी का फायदा उठाते हुए रेट से अधिक रुपए वसूल कर लेते थे। अब ARTO विभाग की इस पहल से लोगों को काफी राहत मिलेगी। ये एम्बुलेंस वाहनों के लिए पूर्व में किराए की दर निर्धारित नहीं थी। STA द्वारा अब एम्बुलेंस वाहनों के लिए किराए की अधिकतम दर निर्धारित कर दी गई है। तो उस दर से जन जागरण करने के लिए, लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए और एम्बुलेंस संचालकों के मध्य भी उस किराए की दर को जानकारी के लिए ये हमने अभी शुरुआत किया है। इसके तहत फ्लेक्सी बोर्ड लगाए जा रहे हैं और एम्बुलेंस पर भी किराए की दर प्रदर्शित की जा रही है। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। खबर ऋषिकेश से है, जहां रोटरी क्लब के सहयोग से प्रसाद हॉस्पिटल में निःशुल्क महिला जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जांच के लिए आने वाली महिलाओं को अग्रिम रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। इस संबंध में रोटरी क्लब के पदाधिकारियों को प्रसाद हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी रोटरी क्लब की ओर से प्रसाद हॉस्पिटल में निःशुल्क महिला जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बच्चेदानी का, कैंसर, बांझपन और महिलाओं से संबंधित कई बीमारियों की जांच निःशुल्क की जाएगी। जो कि गर्भपात से संबंधित बीमारी है, उनके लिए कैंप लगाया जा रहा है। और रोटरी क्लब की तरफ से इसको, क्योंकि जो ये डॉक्टर साहब हैं हमारे रोटेरियन है, और लगभग हर साल की बात ये इस साल भी हमारा कैंप लग रहा है। और मुझे लगता है इस कैंप में ज्यादा ना हो तो 100-200 लोग भी अगर इसमें इसका लाभ ले सके तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात होगी। डिजिटल वीडियो कॉल्पोस्कोपी होती है, जिससे बच्चेदानी के मुख की जांच होती है, जो कि कैंसर की कोशिकाओं को बहुत अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लेती है। एक तो ये जांच निःशुल्क रखी है, और दूसरा ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी, जो कि बच्चेदानी और अंडाशय के लिए भी बहुत जल्दी स्टेज में कोई भी बीमार आकार विकार होता है, जैसे रसौली या गांठ है, वो सब जल्दी पता करा लेती है। एक तीसरा हम लोगों ने बचपन से रिलेटेड भी कैंप रखा हुआ है, जैसे शादी को 10-12 साल हो गए और बच्चा नहीं ठहर रहा, बहुत इलाज हो गया, या रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस है, बहुत बार गर्भपात हो गया पर बच्चा नहीं गोद में आ पा रहा, तो इससे भी रिलेटेड सारी जांचें हम लोगों ने रखी है। उधर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जिंदल ग्रुप सोसाइटी की ओर से इंटरनेशनल स्कूल बनाने के लिए नैनीसार में जमीन आवंटन के मामले में सुनवाई करते हुए कार्यदायी संस्था को स्कूल निर्माण करने के निर्देश जारी किए हैं। कल हुई सुनवाई के दौरान अधिवक्ता अवतार सिंह ने कोर्ट को अवगत कराया कि इस स्कूल के बनने से क्षेत्र के बच्चों को बेहतर शिक्षा के अवसर मिलने के साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। नैनीसार का मामला जहां तक है, जिंदल ग्रुप की एजुकेशनल सोसाइटी ने जमीन के लिए अप्लाई किया था, कि सरकार से कहा था कि हम यहाँ इंटरनेशनल वैक्यूलेटेड की एक कोएड स्कूल बनाएंगे, बहुत अच्छा, जो कि इस देश में सिर्फ 11 है करीब। बहुत हाई स्टैंडर्ड का एक कोएड स्कूल बनाने की मंशा से वो सरकार के पास गए थे, और सरकार ने बहुत स्ट्रिंजेंट कंडीशन के साथ उसमें उसको अलाउ कर दिया था। उन्होंने कंस्ट्रक्शन शुरू भी कर दिया था। वो जमीन जो है 93.D की जमीन है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हर जिले में शवदाह बनाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की और राज्य सरकार को निर्देश दिए कि सभी नगरपालिका प्रक्षेत्रों में 6 महीने में एक विद्युत या गैस शवदाह गृह स्थापित करें और इसकी प्रगति रिपोर्ट हर महीने कोर्ट में पेश करें। आपको बता दें कि ज्वालापुर हरिद्वार निवास ईश्वर चंद्र वर्मा ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि कोरोना के समय हरिद्वार में शवों का दाह संस्कार करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाई, जिसकी वजह से शमशान घाटों में शवों को आधा जलाकर छोड़ दिया जाता है और हरिद्वार में एक विद्युत शवदाह गृह लाया गया था, जिसका संचालन अभी तक नहीं हुआ है। हरिद्वार में
एक मशीन है जो विद्युत सौदागर, वो कई सालों से बंद पड़ा हुआ है। ये मशीन लगाया गया था कोविड काल में। उनका कहना था कि साहब कोविड से मरे हुए लोगों की डेड बॉडियां मशीन में जलनी चाहिए विद्युत सौदागर में। उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये सुविधा उत्तराखंड के हर जिले में होनी चाहिए। उनका कहना था जनहित याचिका के द्वारा कि एक तो इससे पैसे बचते हैं आदमी के, विद्युत सौदागर में एक डेड बॉडी जलने में लगभग 500 रुपए लगता है, वहीं ट्रेडिशनल तरीके से जलाने में लगभग 3000 रुपए लगते हैं। उत्तराखंड बीजेपी संगठन द्वारा उत्तराखंड प्रदेश के नवनियुक्त महामंत्री राजेंद्र सिंह बिष्ट का लालकुआं में फूल मालाओं से भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान क्षेत्र की जनता काफी खुश नजर आई और उन्होंने अपने नए महामंत्री राजेंद्र सिंह बिष्ट से शिष्टाचार मुलाकात की और प्रदेश में भाजपा को मजबूत तरीके से आगे ले जाने और संगठन को मजबूत करने पर भी चर्चा की। वहीं प्रदेश महामंत्री राजेंद्र सिंह बिष्ट ने कहा कि जो भी मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई है मैं उसका 100% पालन करूंगा। साथ ही संगठन को मजबूत करते हुए आने वाले चुनाव में बीजेपी को आगे ले जाने का काम करूंगा। भारतीय जनता पार्टी जैसे जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, इसके उत्तराखंड का महामंत्री का दायित्व मेरे पास है, बड़ी चुनौती है। और 2024 जो है हमारी चुनौती का विषय है। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि भारत को विश्व गुरु बनाना है। तो उसके निमित्त हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को, जो मेहनती है, परिश्रमी है और परिक्रमा करने वाले ना हो, ऐसे लोगों को संगठन में जगह दी जाएगी। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर शैलजा भट्ट अल्मोड़ा के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने जनपद के चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया और इसकी खामियों को लेकर चिकित्सकों को निर्देश भी दिया। साथ ही इनकी समस्याओं को दूर करने की बात कही। वहीं अस्पतालों से मरीजों को रेफर को लेकर कहा कि विभाग द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं कि रेफर करने का कारण चिकित्सक स्पष्ट करे। उन्होंने कहा कि 90% लोगों का इलाज चिकित्सालय में किया जाना आवश्यक है। अल्मोड़ा जिले में हमारे पास एमबीबीएस डॉक्टर तो पर्याप्त मात्रा में है, स्पेशलिस्ट भी इस जिले में तो हैं, पर कार्डियोलॉजिस्ट सुपर स्पेशलिस्ट जो होते हैं उनकी कमी है, जो ऑल ओवर उत्तराखंड है। और मैं ये भी कह सकती हूँ कि शायद ऑल ओवर इंडिया भी स्पेशलिस्ट की कमी से हम अवगत हैं। तो इसमें प्रयास ये है कि हम स्पेशलिस्ट लाएं। हम एनएचएम से भी ज्यादा तनख्वाह पर उनको लाने का प्रयास कर रहे हैं। उधर विकास नगर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान सामाजिक कार्यकर्ता आकिल अहमद और रजिया बेग ने कहा कि केंद्र में जब से मोदी सरकार आई है तब से लगातार मुस्लिमों और दलितों को निशाना बनाया जा रहा है। कई लोग इस देश में एक दूसरे के बीच नफरत फैलाकर बांटने का काम कर रहे हैं। तो वहीं ये भी कहा गया कि बिल्किस बानो प्रकरण दलित छात्र और शिक्षक की हत्या किए जाने का जिम्मेदार भी मोदी सरकार को ठहराया। इन लोगों का कहना था कि जहां एक और केंद्र सरकार महिला सम्मान की बात करती है तो वहीं बिल्किस बानो जैसे संगीन अपराध में शामिल लोगों को 15 अगस्त के दिन रिहाई देकर उनका फूल मालाओं से स्वागत किया जाता है। ये कैसा न्याय है? अगर सरकार का रवैया ठीक नहीं हुआ तो जरूरत पड़ने पर आंदोलन भी किया जाएगा। इस बानो वाले केस में जो छोड़े गए, एक तरफ मोदी जी लाल किले की प्राचीर से बड़े महिलाओं की शान में बहुत बड़े तगमे लगा रहे हैं, महिलाओं के लिए बड़े गौरव की बात कर रहे हैं, और वहीं 8 घंटे बाद ऑर्डर का आता है कि गुजरात दंगों में, गोधरा कांड में बिल्किस बानो के साथ जो क्राइम हुआ था, जो जघन्य अपराध हुआ था, उसके मुलजिमों को रिहा कर दिया गया। ये जो गैंग रेप वाला है, इसमें वैसे वो सुप्रीम कोर्ट चली गई, अभी उन्होंने हमारे एडवोकेट उन्होंने बताया जो है, तो इसमें उनको इंसाफ मिलना चाहिए और हम मांग करते हैं जो है कि उनको दोबारा जेल में डाला जाए। सुप्रीम कोर्ट से तो सिर्फ इतना हुआ था इसमें कि आप
और आइए आपको सीधा लिए चलते हैं देहरादून, जहां पर पुष्कर सिंह धामी लाइव करता हूं और आयात करता हूं तो वित्तीय सहायता प्रदान करता है तथा निर्यात एवं आयात के वित्त पोषण में लगी संस्थाओं के कार्यक्रम का समन्वय भी करता है। मैं अब भारतीय निर्यात आयात बैंक की प्रबंध निदेशक श्रीमती हर्षा बंगारी जी से स्वागत वक्तव्य देने का अनुरोध करता हूं। श्रीमती हर्षा बंगारी जी। धन्यवाद पुष्पेश। मंच पर विराजमान माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री पुष्कर सिंह धामी जी, श्री पंकज कुमार पांडे जी, सचिव औद्योगिक विकास आयुष और एमएसएमई उत्तराखंड सरकार, श्री सुधीर नौटियाल जी, डायरेक्टर इंडस्ट्रीज उत्तराखंड सरकार, श्री अश्विनी कुमार जी, रीजनल चेयरमैन नॉर्थ पीओ, और मिस्टर मनीष शर्मा, रीजनल हेड नॉर्थ पीओ, एंड डिस्टिंग्विश्ड लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। सबसे पहले मैं हमारे मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करती हूं कि सर आप इस सेमिनार के लिए आपने समय निकाला और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। सर आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि एग्जिम बैंक स्टेट लेवल पर इस तरह के बहुत सारे सेमिनार करता है ताकि एक्सपोर्टर्स को पॉलिसी सपोर्ट और एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज के बारे में रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। हमने पिछले कुछ सालों में कुछ स्टेट्स के लिए एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजीज भी बनाई हैं ताकि देश के निर्यातों में हर राज्य से कंट्रीब्यूशन बढ़े। उत्तराखंड को तो वैसे भी देश के इकोनॉमिक ग्रोथ में अहम कंट्रीब्यूटर के रूप में उभरते हुए हम देख रहे हैं। उत्तराखंड में निर्यात हेतु अनुकूल पॉलिसी एनवायरनमेंट भी है। इनफैक्ट मुझे ये जानकर खुशी हो रही है कि उत्तराखंड नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 में हिमालयन स्टेट्स में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य है। उत्तराखंड एक्सपोर्ट इकोसिस्टम के संबंध में 5वें रैंक के साथ देश के चुनिंदा बेस्ट परफॉर्मेंस में भी रहा है। On the back of the strong ecosystem for exports from Uttarakhand have registered remarkable growth. अगर हम 2017-18 से 2021-22 की बात करें तो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स 7.4% की CAGR से बढ़े हैं। उत्तराखंड से जो एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं वो सोफिस्टिकेटेड और टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगी जो मेरे से पहले प्रवक्ता ने भी कहा, आपके यहाँ से जिंक और जिंक प्रोडक्ट्स, ड्रग्स फॉर्मुलेशंस, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स, ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट्स जैसे मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं। आप चीनी, डेयरी प्रोडक्ट्स, चावल, मसाले, प्रोसेस्ड वेजिटेबल्स जैसे और भी कई एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते रहे हैं। लेकिन आपका पोटेंशियल इससे कहीं ज्यादा है। आंकड़े भी यही कहते हैं। जब हम देखते हैं कि जीडीपी में उत्तराखंड से मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स का शेयर 5.7% है, जबकि अगर हम पूरे देश की बात करें तो जीडीपी में मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स का हिस्सा लगभग 13.4% है। इसका मतलब यही है कि उत्तराखंड से एक्सपोर्ट्स का और भी बहुत पोटेंशियल है। और मुझे ये विश्वास है कि 2021 में उत्तराखंड गवर्नमेंट ने जो कॉम्प्रिहेंसिव एक्सपोर्ट पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है उससे एक्सपोर्ट्स बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी और इसके जरिए उत्तराखंड के बिजनेस अपना एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी टैप कर सकेंगे। मैं ये यहाँ दोहराना चाहूंगी कि एक्सिम बैंक राज्य के एक्सपोर्टर्स की एक्सपोर्ट एम्बिशंस को सपोर्ट करने के लिए फुल्ली कमिटेड हैं। सर आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में एक्सिम बारे में बताऊं तो एक्सिम बैंक बिजनेसेस को हर स्टेज पर सपोर्ट करता है, खासकर वो बिजनेस जिनका एक्सपोर्ट पोटेंशियल हो। हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के जरिए सपोर्ट करते हैं और अपनी लाइंस ऑफ क्रेडिट जैसे फ्लैगशिप प्रोग्राम्स के जरिए एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करते हैं। हाल ही में बैंक ने उभरते सितारे प्रोग्राम जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने लॉन्च किया था, ट्रेड असिस्टेंस प्रोग्राम और फैक्टरिंग जैसे नए इनिशिएटिव्स को बहुत जोर दे रहे हैं और इससे जो छोटे बिजनेसेस हैं, जो एमएसएमई बिजनेसेस हैं, उनके लिए खास तौर पर ये रेलेवेंट होगा। मेरे सहयोगी श्री करुण शर्मा इनफैक्ट डिटेल में हमारे प्रोग्राम्स के बारे में चर्चा करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आपको सबको यह प्रोग्राम यूजफुल लगेगा और इसके जरिए आप एटलीस्ट अपने एक्सपोर्ट्स का मन बना लेंगे।
कंक्लूजन में सर उत्तराखंड की बिजनेस कमेटी से आग्रह करती हूँ कि आप ग्लोबल पैटर्न्स जैसे कि चाइना +1 जैसे चेंजेस को कैपिटलाइज करें और इन चेंजेस का लाभ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।